हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आयोजित होने वाले सिलेबस में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित ये वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन से आपको आकलन हो जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इसके साथ साथ मैंने 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सेशन को लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कनिष्ठ अधिकारी होता है। देखिए, भारतीय नौसेना या जल सेना एक ही बात है। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर अगर कनिष्ठ अधिकारी होता है वो होता है एडमिरल। ठीक, वो होता है एडमिरल। अब आपको मैं बता देती हूँ कि अगर भारतीय नौसेना में बात करें तो आप बताएंगे सर्वोच्च स्थान पर होता है एडमिरल। एडमिरल जो अधिकारी होता है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे तो आप बताएंगे कि जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम सीडीएस थे। पहली चीज़, आपका पहला नोट ये हो गया कि पहले सीडीएस जो थे वो जनरल बिपिन रावत थे। ठीक, इनका 2021 में प्लेन क्रैश हो गया जिसमें ये शहीद हो गए और 2022 में इनको मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण पद से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी के दिन वितरित किए जाते हैं। उस दिन इस बार 2022 में इनको मरणोपरांत भारत विभूषण जो भारत सरकार का सर्वोच्च पद्म विभूषण जो भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान होता है से सम्मानित किया गया। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पंचायती राज निकायों में। देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज निकाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि संविधान, देखिए संविधान की ये बात है और संविधान सभा का अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का गठन की पृष्ठभूमि के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया है। तो आप बताएंगे कि कैबिनेट मिशन जो है भारत 23 मार्च, ध्यान रखिएगा 23 मार्च 1946 को भारत में आया था कैबिनेट मिशन। ठीक, देखिए ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि संविधान की पृष्ठभूमि किस तरीके से तैयार हुई, ये सारे एक्ट, ये सारे संशोधन अधिनियम इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि किस तरीके से संविधान में भारत में महिलाओं के आरक्षण, ये सब चीज़ जो है संविधान की है, संवैधानिक है और संविधान में समय समय पर अनुसूची में परिवर्तन किए गए हैं ताकि ये लचीला इसीलिए बताया गया, भारतीय संविधान को इसीलिए लचीला बनाया कि लोगों की आवश्यकता और उनके सहूलियत के लिए ये बनी है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। फिर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई, आप बताएंगे 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ठीक, इसके अलावा अगर हम आपसे बात करेंगे तो आप बताएंगे एक क्वेश्चन कि किस वायसराय या किस गवर्नर की हत्या जो है वो भारत में ही कर दी गई थी और जिसका कब्र जो है वो गाजीपुर में है, जिसकी कब्रगाह गाजीपुर में है। ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया है, आप उसका होमवर्क है, आप बताएंगे आज का होमवर्क है कि भारत में किस गवर्नर जनरल या वायसराय, कौन ऐसा गवर्नर जनरल या वायसराय था जिसकी हत्या भारत में कर दी गई थी और जिसकी कब्र जो है वो गाजीपुर, भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। तो आप बताना है आपको इसका आंसर। ठीक, ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि, वीडियो व डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। ये करंट अफेयर्स का पार्ट है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, ध्वनि, वीडियो और डाटा साथ साथ संचारित होते हैं, उसे हम ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं, जो इसके अंतर्गत ध्वनि, वीडियो और डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं लिम्बाराम किस प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। तो लिम्बाराम जो है धनुष विद्या में इनका इतना सर्वोच्च प्रदर्शन होता है कि इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके अलावा किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार कौन सी घोषणा करती है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए, गवर्नमेंट जो है भारत सरकार की बात करें तो गवर्नमेंट ये देखती है कि किसान ने कितनी लागत लगाकर अपने अनाज को उत्पन्न किया है, उस लागत पर उसे उसका मेहनताना उसे नहीं मिलता है तो सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य लगाती है कि बहुत ज़्यादा लोएस्ट प्राइस आपको न मिलते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एक मूल्य निर्धारित करती है कि अब इस मूल्य के आधार पर ही आप अपने फसलों का क्या करेंगे, बेच सकते हैं और आप उसी फसलों के आधार पर क्विंटल दर क्विंटल आप अपने फसलों को
बेचिए और मुनाफा प्राप्त कीजिए। और एटलीस्ट अगर मुनाफा नहीं भी है तो आपने जो अपना पैसा लगा के जितनी फसल उगाई है उतना पैसा आपको मिले। इसका मतलब ही इसी को ध्यान में रखते हुए फसल की सहायता के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है। ठीक, फिर आगे का क्वेश्चन है कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? तो आप बताएंगे कार्य तथा ऊर्जा की इकाई हो जाती है जूल। ठीक, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन ही आपको मेरिट में ले आते हैं। और यही इतने इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आते हुए क्वेश्चन भी हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप उन क्वेश्चन को, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, उनका बार बार अभ्यास करते रहिए। ठीक, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके की डिजिट को तैयार करते रहा करिए। ठीक, आगे अब मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स के पार्ट के बारे में बताती हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो हैं द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे पूछे कि वो कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं, आप बताएंगे 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी महिला राष्ट्रपति यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं और अभी वर्तमान में ये राष्ट्रपति हुई हैं और 15वें क्रम की हैं। ठीक, नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई जितनी भी योजनाएं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नरेंद्र मोदी की बात करें तो मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर से किया? आप बताएंगे ग्रेटर नोएडा से। ठीक, 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया। ये डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, योजना से संबंधित उनकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस डेट से संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती पर SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए इस स्कीम के तहत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। यानी स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत अपनी उद्यमशीलता को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं अपनी उद्यमशीलता यानी किसी भी कार्य को अपने सेट करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए और कारोबार शुरू करने के लिए। ये स्टैंड अप इंडिया का स्कीम है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? देखिए पहले तो ये है कि राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम की अगर हम बात करें तो प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। इस बार ये जो है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, ध्यान रखिएगा बर्मिंघम में हुआ। और इसमें प्रथम स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, पदक तालिका में सबसे प्रथम स्थान पर हो गया है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, आपका एक आंसर तो इससे तैयार हुआ कि राष्ट्रमंडल 2022 में यानी कॉमनवेल्थ 2022 में पदक तालिका में सर्वोच्च शीर्ष देश जो रहा है ऑस्ट्रेलिया। सेकंड नंबर पर की अगर हम बात करें तो आप बताएंगे इंग्लैंड। ठीक, थर्ड नंबर की बात करें तो आप बताएंगे कनाडा। अब भारत का स्थान कौन से स्थान पर है? तो कनाडा के बाद भारत का स्थान चौथे स्थान पर। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल में इस बार भारत का पदक तालिका में स्थान चौथा रहा और इसका राष्ट्रमंडल 2022 का शुभंकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप बताएंगे पेरी द बुल इस बार का इसका शुभंकर था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा, उसके स्थान पर इंग्लैंड दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कनाडा और चौथे स्थान पर हमारा भारत रहा है। ठीक, अब आगे बात करते हैं लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए लोसार उत्सव की बात करें तो देखिए लोसार उत्सव जो होता है वो तिब्बतियों का एक फेमस फेस्टिवल होता है जो नववर्ष पर ये प्रारंभ करते हैं, मनाते हैं। और राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ये विशेष रूप से मनाया जाता है और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब लोसार उत्सव है तो आपसे या तो तिब्बत वाले जितने भी क्षेत्र हैं आपसे पूछ लेंगे अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख, तो लद्दाख में आप बताएंगे कि लोसार उत्सव मनाया जाता है। अब आगे क्वेश्चन है दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे? तो दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था पुणे में हुआ था। ठीक, देखिए अगर हम पहले खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम जो होते हैं वो अलग अलग माने इंडिया यूथ गेम यानी इंडिया के कुछ यूथ अपने गेम के माध्यम से अपने राज्य को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शन को आकलित करते हैं। आकलन करने के साथ साथ ये अपने राज्य को माने अपनी प्रतिभा के माध्यम
से अपने राज्य को उभारने का प्रयास करते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा, खेलो इंडिया अगर पूछे तो आप बताएंगे पुणे। तीसरा पूछे तो आप बताएंगे गुवाहाटी। चौथा अगर आपसे पूछे तो इसी बार चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हुआ था हरियाणा के पंचकुला में। देखिए यहाँ मैं पंचकुला नहीं लिखी हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पंचकुला में हुआ था चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होगा तो आप बताएंगे कि एमपी में होगा। ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। क्यों? क्योंकि देखिए खेल से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते ही बनते हैं। तो ये जो है कुछ प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा से संबंधित थे, जो आपके करंट अफेयर से संबंधित है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके फैक्ट भी आप जानते रहिए। इस फैक्ट्स जो होते हैं वो इसीलिए लेकर आती हूँ ताकि आपको उस प्रश्न से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो जानकारी आपको मिलती रहे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।